अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में मेरे साथ मौजूद होते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं आज के रन डाउन पर और फिर उसके बारे में सवालात करते हैं। शामी साहब से आप देख लीजिए कि आज के प्रोग्राम में क्या है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को शौकत खानम की साख को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। मुस्लिम लीग के रहनुमा ने 1 अगस्त को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए शौकत खानम की एहतियात इकट्ठी करने की मुहिम और एंडोनमेंट फंड में माली बेज़ाब्तियों का इल्जाम लगाया था। कराची में बल्दियाती निज़ाम की बहाली पर MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक राय हो गया है। बल्दियाती निज़ाम पर पेशरफ्त MQM के वफ्द की सदर से मुलाकात के बाद हुई। कराची में बल्दियाती इदारों में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स के नामों पर दोनों फरीकैन में मुशावरत का अमल जारी है। MQM के मुताबिक अब तक बल्दियाती निज़ाम के मुसव्वदे की 130 में से 107 शिकों पर इत्तफाक राय हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी बेंच के एफिट्रिन केस में मखदूम शहाबुद्दीन और अली मूसा गिलानी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। ANF हुकाम के मुताबिक जमानतें मंसूख होने के बाद दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में छापे मारे गए। ताहम ताहाल दोनों की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। जी, आपने देखा आज का रन डाउन। शामी साहब, ये नोटिस वाली बात जो है ये तो चल पड़ी। अब ख्वाजा साहब को 10 अरब रुपए देने पड़ेंगे। ये तो घर उनकी मर्जी है, अगर वो पैसे दे दें तो दे दें और उसके साथ माफ़ी भी मांग लें। ये मुतालबा भी किया गया है ना, और 14 दिन की मोहलत है उनके पास। दोनों चीज़ें एक वक्त करनी है। हाँ जी। अच्छा। उनको माफ़ी भी मांगनी है और 10 अरब रुपए अदा भी करने हैं 14 दिन के अंदर अंदर। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। और कानूनी कार्रवाई तो शामी साहब हमारे मुल्क की रवायत के मुताबिक तो कभी मुकम्मल नहीं होगी। देखिए, ये एक बड़े संजीदा मामला है। सलमान अकरम राजा साहब जी इसमें वकील हैं इमरान खान साहब के, और ख्वाजा साहब ने रमज़ान के महीने में जो इल्ज़ामात लगाए थे शौकत खानम अस्पताल की इंतज़ामिया पर और इमरान खान साहब पर, उसके बारे में तरदीद तो उसी वक्त हो गई जी। गम और गुस्से का इजहार भी हो गया। बिल्कुल। और इमरान ने कहा था कि हम इस पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, तो वो कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। मैं तो उस वक्त मुल्क से बाहर था, वहाँ भी बहुत गम और गुस्सा था। बल्कि एक इस्लामिक सेंटर कनाडा है, उसके जो मौलाना साहब थे उनका तो एक यूट्यूब पे बहुत ही गुस्से भरा मैसेज भी चला जो ख्वाजा आसिफ की खूब मुरम्मत की गई और इमरान खान साहब की बड़ी पुरजोश तरीके से सफाई पेश की गई थी जी। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनमें भी बड़ा गुस्सा था कि एक बहुत अच्छा अदारा है और उसके खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल ख्वाजा साहब की अपनी राय है और उनका तो दावा था कि मेरे पास बड़े सबूत मौजूद हैं और कानूनी कार्रवाई करें तो मैं अदालत में लाऊंगा। अब मेरा ये ख्याल है कि ख्वाजा साहब को भी और इमरान खान साहब को भी अदालत से ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि ये समाज जल्द अज जल्द हो, डे टू डे हो, ताकि किसी नतीजे पर पहुंचे। क्योंकि ख्वाजा साहब कार्रवाई के लिए तैयार नजर आते थे। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने इसका आगाज कर दिया है। पाकिस्तान में जो डेफेमेशन के केसेस हैं सालों गुजर जाते हैं, उनकी समाअत नहीं होती। उसकी वजह से जो हमारी सियासत में और हमारी, माफ़ कीजिए अगर आपको गुस्ताखी माफ़, तो हमारी सहाफ़त में जो गैर जिम्मेदारी पाई जाती है उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर लॉ ऑफ डेफेमेशन सख्ती के साथ हरकत में आ जाए तो फिर हमें भी सोच के बोलना पड़ेगा और हमारे सियासतदानों को भी सोचने की आदत अपनानी पड़ेगी। लेकिन शामी साहब, इसमें ये जो नोटिस इन्होंने भेजा है इसमें अपना नो डाउट अपनी पोजीशन क्लियर की है और अपनी पोजीशन इन्होंने क्लियर इस तरह की है कि हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की और एंडोमेंट फंड में जो कुछ भी हुआ वो कहते हैं एक आम कारोबारी, रूटीन कारोबारी मामला।
लेकिन ये इतनी सादा मामला नहीं, है। ये सादा, देखिए अब आप चाहते हैं कि आपको भी नोटिस आ जाए। नहीं, वैसे एक बात करूं कि ये नहीं, अदालत ये में क्या सादा प्रूव हो है सकता है या मुश्किल है? ये मामला बिल्कुल 2+2 की तरह है और इसमें हर चीज रिकॉर्ड पर है और जो तफसीलात ख्वाजा आसिफ साहब ने फराहम की थी या उनसे नतीजे निकाले थे वो भी उनकी वेबसाइट पर है। हाँ, उन्हीं के रिकॉर्ड से, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है। हाँ, तो शौकत खानम के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं और ना उसने कुछ छुपाया है। तो अब जब ये मामला अदालत में आया है तो अब हम इसके मंदरजात पर नहीं जा सकते, इसकी डिटेल में हम बहस नहीं कर सकते। एक नोटिस हमें भी आ जाएगा, अगर आपके पास है पैसे तो आप तो अदा कर दे, मेरे पास तो नहीं है। 10 अरब तो नहीं है, 10 अरब 1 अरब है। और देखिए अगर ये 10 अरब ख्वाजा साहब दे दें तो जो नुकसान पहुंचने का अंदेशा पैदा हुआ था बल्कि वो तो बड़ा नफे में चला जाएगा, नफा में चला जाएगा। तो फिर तो होना चाहिए कि इस तरह की कार्रवाई को और भी करे ताकि वहां से भी पैसा बरामद शाम साहब, सियासत में ये नोटिस की रिवायत जो है ये कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई? नहीं, रहमान मलिक साहब ने भी एक नोटिस भेजा हुआ राना सनाउल्लाह को। भाई समात नहीं हो पा रही, अदालतें जो हैं इन पे बहुत धीरे धीरे नोटिस लेती हैं और कार्रवाई करती हैं। हालांकि खुद अदालतों के अपने मफाद का तकाजा भी ये है, जमहूरियत का तकाजा भी ये है और सियासत को साफ सुथरा करने का तकाजा भी ये है कि कार्रवाई जल्द हो ताकि हम बगैर सोचे समझे इल्जामात ना लगाएं। अभी तो आपने देखा पहले सियासतदान आपस में लड़ते थे बिल्लियों की तरह और उनकी तरह जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, टीवी स्क्रीन पे आके क्या कुछ करते हैं, उससे बाहर क्या कुछ करते हैं। और अब उन्होंने अहले सहाफत को भी अपने नरगे में ले लिया, अब उन पर भी इल्जाम, मीडिया वालों पर भी इल्जाम लगाने लगे। किसी के बारे में कोई सबूत नहीं है और इल्जाम लगाया जा रहा है। किसी पर तनकीद कर दें आप, वो आप पर इल्जाम लगाता है। एक पार्टी पे तनकीद कर दें, वो कहते दूसरी पार्टी से पैसे खा लिए, दूसरी पार्टी पे कर दें, वो कहते तीसरी पार्टी से पैसे खा लिए। तो भाई ये कोई तनकीद भी तरीके से होनी चाहिए। दो सियासतदानों के दरमियानी मामले को, इल्जामात के तबादले को अदालत इस पोजीशन में है कि ये वजन सहार सके, इस पे फैसला कर ले। वजन तो अदालत तो होती इसलिए है कि वजन सहारे, ये तो आप उसको तो फैक्ट्स पे जाना है। अगर वो दो बड़े आदमियों के दरमियान फैसला नहीं कर सकती तो फिर अदालत की जरूरत क्या है? छोटे आदमियों के दरमियान फैसले करने की क्या जरूरत है? बेचारे खुद ही रो पीट के घर बैठ जाएंगे। ये तो देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब पहला यानी जिम्मेदारी संभाली खिलाफत की तो पहला जो खुतबा दिया वो 4 फिक्रों पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा तुम में से जो शख्स ताकतवर है वो मेरे नजदीक कमजोर है जब तक कि मैं उससे हक ले ना लूं दूसरों का, और जो तुम्हारे नजदीक कमजोर है, जो तुम में कमजोर है, वो मेरे नजदीक ताकतवर है जब तक कि मैं उसको उसका हक दिला न दूं। तो ताकतवर से हक दिलाना और कमजोर को दिलाना, यही हुकूमत है, यही अदालत है। इस केस में ताकत का तवाजुन थोड़ा सा ख्वाजा साहब के तरफ नजर नहीं आ रहा? ख्वाजा साहब एमएनए है, बड़ी जमात के एमएनए। एमएनए को ताकत होती है भाई, ताकत अवाम की होती है, ताकत सच्चाई की होती है, ताकत हकायक की होती है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको आप कमजोर समझें? वो एक बैनुल अक़वामी शख्सियत है भाई, उनका जो फैन क्लब अब देखें कितना बड़ा है, वो तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए आप जरा सोच समझ के गुफ्तगू किया कीजिए। ये जो ख्वाजा साहब जी और इमरान खान साहब, ये उनका मैच है और रेफरी कौन, एम्पायर कौन है? अदालत। अदालत। अब एम्पायर को अपना फैसला जल्द देना है। जी शाम साहब, आपके ख्याल में ये रवायत, हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां ये रवायत शुरू हो सकती है? मैं बिफोर गोइंग टू ब्रेक आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं तो समझता हूं जमहूरियत, ये जो करप्शन की कवाली दिन रात होती है, हर शख्स दूसरे पर इल्जाम लगाता है और मुंह काला करता है उसका, यानी अपनी कालक भी दूसरों पे मलता है, ये खत्म हो जाएगा सब सिलसिला। यानी जो अक्रॉस द बोर्ड सदर आसिफ अली जरदारी से लेके मुझे नीचे तक इल्जाम, जरदारी साहब पर आप पता नहीं, एक बात करो, आपको जहां जरदारी साहब को लाए लोग कहेंगे लो जी जरदारी साहब की बात हो रही। भाई जरदारी साहब को एक तरफ रखें, नवाज शरीफ साहब को एक तरफ रखें, इस वक्त तो ख्वाजा साहब को दरमियान में लाएं और इमरान खान साहब को लाएं। तो कैन वी सेट द प्रेसिडेंट? जो हो, देखिए हमें एक दूसरे के खिलाफ वाइल्ड एलिगेशन जिन्हें कहते हैं, बेसरोपा इल्जामात, तोहमतें, वो दाग का एक शेर मुझे याद आया है,
वक्फे के बाद सुनो, ये पहले सुनो। वक्फे पे जाते जाते सुना दे। उन्हें क्या किया है मुसलमान उस सनम को, 1000 तूफान उठा उठा कर लगाई वो तोहमत है कि बोला खुदा खुदा कर, खुदा खुदा कर। उनका अच्छा भी मेरे साथ मुझ पे कोई अनायत नहीं हो रही तो प्रोपेगेंडा कर दूंगा, ये तो फलां के पास जा रहा था, ये फलां के साथ इसके तो मामलात हैं, तो फिर आप देखिए क्या होगा। फिर सर सब एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, दूसरी खबरों की भी बातचीत करनी है। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे इमरान खान के नोटिस के हवाले से। शाम साहब आप कह रहे थे कि आपको इस हवाले से एक वाकया देखिए, मैं आपको लंदन का एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त थे, उन्होंने लंदन से अखबार निकाल लिया। एक ट्रैवल एजेंट था, वो किसी से फ्रॉड किया उसने टिकटों विकटों में, उसे सज़ा हो गई, गिरफ्तार हो गया। सज़ा भुगत कर जब बाहर आया तो कुछ अरसे के बाद वो इलेक्शन में खड़ा हो गया, लोकल बॉडीज के। ठीक है, क्या उसे कहते हैं, वो काउंटी कहते हो या क्या कहते हैं। अच्छा, वहां पे भी इसी किस्म के लोग इलेक्शन में आते हैं। वो इलेक्शन में खड़ा हो गया जी। अब उसके जो मुखालफिन थे उन्होंने इश्तहार दिया उसका कि ये तो वो ज़ाते शरीफ हैं जिनको इस जुर्म की पादाश में इतने महीने कैद की सजा हुई, इसलिए इनसे होशियार रहे। उन्होंने बड़ी खुश खुश छाप दिया। अब उसने जनाब हद का इज्जत का दावा कर दिया, हालांकि फैक्ट था, एक फैक्ट था। तो अब उन्होंने, अखबार वाले ने सोचा भाई ये तो जीता हुआ केस है, इसमें क्या मसला है। उन्होंने कहा होगा ठीक है, हम नोटिस की कोई परवाह नहीं। जैसे अब ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो भी यही मेरा ख्याल है बयान देंगे, चलिए जाइए अदालत में, मैं नहीं माफी मांगता। तो उसने कहा भी मैं नहीं करता। आमतौर पर जिनको नोटिस दिया जाता है ना, खासतौर पर अखबार वाले और सियासतदान, वो ऐसे ही जवाब देते हैं। उन्होंने कहा भी कर लो मुकदमा। अब जो मुकदमा किया, अब उसकी समाअत शुरू हुई और अदालत का जनाब मूड नजर आया तो चक्कर छूट गया। अदालत ने कहा, फैसला उनके खिलाफ कर दिया अखबार के। अच्छा, उसने कहा, अदालत ने कहा इसने जो जुर्म किया है, किया था ना, बिल्कुल किया था, उसकी तो सजा इसने भुगत ली, ठीक है, खत्म हो गई बस। अब ये उसका कुछ तखल्लुस हो गया कि हर वक्त ताना दिया जाए। अच्छा, जब सजा भुगत चुका, खत्म हुई बात। और इसी तरह का वाकया मैं एक और सुनाता हूं। एक साहब थे मालिक बिन माइज असलम, रसूलुल्लाह के दौर में, उनको रजम की सजा हुई बद अखलाकी में। ठीक है, और कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ साहबा साथ थे, तो उन्होंने कुछ खुसर पुसर शुरू कर दी। तो रसूलुल्लाह ने कहा क्या बात कर रहे हो। कहा कि उसकी बात कर रहे हैं जो सजा याफ्ता है, इब्ने माइज असलमी की, जो इस यहां दफन है, किस तरीके से उसने जनाब ये काम किया और कैसा, यानी वो बुरा आदमी था। रसूलुल्लाह ने कहा है जो तौबा उसने की है वो अगर एक कबीले पर तकसीम हो जाए तो उसके गुनाहों के लिए काफी हो जाए। यानी रोक दिया सख्ती से, ठीक है, उसको तो सजा मिल गई, वो तो पाक हो गया। तो अब आप ये देखिए कि हमारे यहां जब किसी शख्स को सजा मिल जाती है तो हमेशा के लिए बदनाम हो गया, हमेशा बदनाम हो गया। वो कहते हैं जब सजा मिल गई तो वो उसने किए का फल पा लिया, अब आगे चलो। शम्स साहब, अगली खबर जो है, आगे चलें जरा, तो बल्दियात के हवाले से कराची में तो ये मामला ऑलमोस्ट तयशुदा हो गया सिंध की हद तक। मैं अभी तो ये खबर आ रही थी कि गवर्नर साहब ने दस्तखत कर दिए हैं और वो ऑर्डिनेंस जारी हो रहा है। फिर पता चला गवर्नर साहब वो ऑर्डिनेंस, उसका ड्राफ्ट लेके सदर साहब के पास चले गए हैं। फिर मालूम हुआ कि वहाँ कुछ अभी मजीद कोई ना कोई क्लॉज देने बहस है। तो जब हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो ऐन मुमकिन है कि वो दस्तखत हो चुके हों। वैसे MQM और पीपल्स पार्टी का मामला जो है ना, ये अजीब सा है। दूर दूर जाते असी नेड़े नेड़े आ गए और बाद औक़ात नेड़े नेड़े आते असी दूर दूर चले गए। लेकिन शम्स साहब, अब ये कहा जा रहा है कि जो मामला 4.5 साल में तय नहीं हुआ, इस वक्त बेसिकली पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये है
कि MKM को अपने से दूर ना जाने दे, इलेक्शन तक किसी ना किसी तरह उसको एंगेज रखे ताकि इलेक्शन में मिलकर लड़ा जा सके? देखिए, जरदारी साहब जो हैं वो दो तरफा प्रेशर में, एक तरफ सिंध के इंतहा पसंद है, उनकी कोई फॉलोइंग ज्यादा नहीं है लेकिन एक्टिव काफी है। उनको ये एक आंख नहीं भाती है MKM। और दूसरी तरफ MKM जो है वो एक अर्बन सेंटर जो उनमें एक बड़ी ताकत है बिलाशुबा। और अगर वो हुकूमत के खिलाफ हो जाए तो बेचैनी तो पैदा कर सकती है हर वक्त। ठीक है, यानी आप चैन नहीं आएगा हुकूमत को। अब जरदारी साहब ये भी चाहते हैं कि भाई ये MKM के साथ रिश्ता टूटने ना पाए और वो भी मुतमईन रहे, वो भी हंगामा ना करें और इनको भी मुतमईन किया जाए। तो इसलिए ये बड़ा एक बारीक सा यानी तना हुआ रास्ता है जिस पर चलना पड़ रहा है। यानी इसमें ताल्लुकात को बरकरार रखना मकसूद है, इलेक्शन बाद की चीज नहीं, वो सारी चीजें इकट्ठी है ना। ताल्लुकात को क्या, उससे क्या करना, कोई शादी करनी है वो भी काम आने हैं ना इलेक्शन में और सियासत में। तो सियासी मामला जो है, सियासतदानों के सियासी मुफादात तो पहले होंगे, बाकी चीजें बाद में होंगी। तो जरदारी साहब के बारे में और जो कुछ आप कहें, एक क्रेडिट तो उनका यह है कि उन्होंने अपने हलीफों को जिससे एक दफा मुआनका किया है फिर उसको जाने नहीं दिया। बिल्कुल। तो अब जप्फी उन्होंने डाली, अब MKM की जप्फी जप्फा डाला हुआ है और उधर मुस्लिम लीग काफ जो है जी, पता नहीं उन्होंने डाला हुआ है या उन्होंने डाला हुआ, लेकिन बहरहाल वो भी मजबूत है काम, ANP का भी काम। अब सवाल यह है कि जरदारी साहब जो MKM मांगती है बल्दियाती इदारों में वो दे नहीं सकते। वो तो निजामत का सिस्टम जो ठीक है ना, अब वो परवेज मुशर्रफ साहब का सिस्टम है, वो अब जा रहे हैं पीछे को ज़ियाउल हक साहब के सिस्टम में या उनके से मिलती जुलती कोई चीज में। अब देखेंगे कि क्या देते हैं और क्या लेते हैं। ये मुकामी जो बल्दियाती अदारे हैं इनके इख्तियारात होने चाहिए, लोगों को एहसास हो कि वह अपने ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। अब आप देखिए हमारे यहाँ पंजाब में, बलोचिस्तान में, ये आपके ये KPK में किसी जगह भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए गए। और अभी जो है जनाब गवर्नर पंजाब कहीं हड़बड़ा के उठे हैं और उन्हें वजीर आला को खत लिखा है कि बल्दियाती इंतखाबात कराओ। 4.5 साल खामोशी रही। शम्स साहब, ये 2 महीने में जो बात हो रही है, सदर साहब कह रहे हैं कि 2 महीने में इलेक्शन करवा देंगे या 3 महीने में करवा देंगे, जनरल इलेक्शन से पहले। इज इट पॉसिबल? सदर साहब जो चाहे कर सकते हैं भाई, क्योंकि वो तो जादूगर है। अच्छा, अगर वो MKM के साथ यानी दोस्ती कर सकते हैं और मुस्लिम लीग काफ के साथ जप्फी डाल सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। शम्स साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शम्स साहब, हम बात कर रहे थे जो बल्दियात के हवाले से, ये बताएं इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने बल्दियात के? भाई देखिए, जहां तक सिंध का ताल्लुक है, अगर जरदारी साहब तहैया कर ले तो वो टोपी में से खरगोश निकाल सकते हैं। अच्छा, वो 2-3 महीने में वो इलेक्शन, ठीक है। यहां तो मुझे कोई इरादा नजर नहीं आता पंजाब हुकूमत का, ना KPK का, ना बलोचिस्तान का। यानी गोया यहां तो भी कानून ही नहीं फाइनल हुआ। बलोचिस्तान में शायद कुछ फाइनल हो चुका है जी, बाकी तो किसी जगह कानून साजी नहीं हुई। तो क्या इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं? और अब कैसे, आप मुझे ये बताइए, एक तरफ कौमी इलेक्शन आ रहे हों, सूबाई इलेक्शन आ रहे हों, फिर साथ ये कहा जाए कि बल्दियाती कराए जाए, तो भाई ये पहले सोचना चाहिए था। ये हमारे गवर्नर साहब को भी, हमारे सदर साहब को भी और हमारी जनाब सुप्रीम कोर्ट को भी। वहाँ सिंध में तो सिंध हाई कोर्ट ने भी हुक्म दे रखा है ना कि आप इलेक्शन कराएं, लेकिन लॉजिस्टिकली पॉसिबल। आप अगर जरदारी साहब जो इतने जोशो खरोश से काम कर रहे हैं तो वो हाई कोर्ट की भी तो तामील हो रही है ना। अगर नहीं भी हुआ तो फिर हो जाएगा भाई, ये तो मुमकिन ही नहीं हुआ। हमने तो बड़ी कोशिश की, हमें तो नियत का सवाब मिलना चाहिए। कोर्ट के तो पहले भी बहुत से ऑर्डर्स पेंडिंग है। हाँ, तो ये ना, यहाँ भी कल एक समाप्त है जी शम्स साहब, यहाँ पे भी कल एक कल वो 2 ओहदों वाले केस की कल गुफ्तगू करेंगे उस पर। शम्स साहब, एफेड्रीन केस जो है उसके मुल्जमान, जो 2 बड़े मुल्जमान हैं, अपने गिलानी साहब, मूसा गिलानी साहब और शहाबुद्दीन साहब, उनकी जमानतें तो होगी मुस्तरद। अली मूसा गिलानी जी,
अब दोनों छुपे हुए हैं और इसके ऊपर जो कादिर गिलानी ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया, बड़ा खूबसूरत तो नहीं, इंटरेस्टिंग है। वो ये कि अगर हमारे आपको ऐसी चीजें खूबसूरत लगती हैं कादिर गिलानी जी, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे अब्बा भी जज होते तो हमारी भी जमानत हो जाती। और जब हमारे अब्बा वजीर आजम थे उस वक्त किसी ने हमें पकड़ा नहीं। अब्बा वजीर आजम होते तब भी हम कुछ ना कुछ करके दिखा देते, और जज होते तो तब भी कुछ ना कुछ करके दिखा देते। यानी अपने कमालात का एतराफ़ किया है ना। वो अरसलान इफ्तिखार जो अजीज़ी हैं उनके साथ अपने आप को खड़ा कर लिया है। जी बिल्कुल। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अरसलान इफ्तिखार साहब जो हैं उनकी जान नहीं छूटी, उनके अब्बा ने उनकी बेल नहीं ली, उनको हवाला पुलिस किया है, क्योंकि ये तहकीकात होगी 30 दिन के अंदर अंदर। शुएब सडल साहब अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, अगरचे कि हमारे कई लोग जो हैं वो शुएब सडल साहब पर बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। कि आप खुद ही कहें कि हम ये काम नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे भाई? वो एक अफसर हैं, इस वक्त तो जुडिशल अफसर है, अम्बड्समैन है टैक्स के। तो ये मुकदमे जो हैं मुश्किल हों या आसान, वो आते हैं, उनका फैसला करना चाहिए। तो शुएब सडल साहब को तय करना चाहिए। इम्तिहान तो है शुएब सडल साहब का, तो इम्तिहान में पास होना चाहिए और किसी की रू रायत नहीं है। अरसलान इफ्तिखार जो है उसके साथ वही सलूक होना चाहिए जो मलक रियाज के साथ होना है, और मलक रियाज के साथ वही सलूक होना चाहिए जो अरसलान इफ्तिखार के साथ होना है। अगर रियायत तो दोनों के लिए एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं फिल वक्त। जी बिल्कुल। दोनों ने जुर्म किया है मेरी नजर में। अब इसलिए अजीजी अब्दुल कादिर गिलानी साहब अरसलान इफ्तिखार साहब के साथ जो होने वाला है उसके लिए इंतजार फरमाइए और दिल खट्टा ना कीजिए और तैयारी कीजिए। उनके सलमान अकरम राजा साहब उनके भी वकील हैं, पता नहीं आगे अभी तक हैं कि नहीं है। अभी खालिद राजा साहब पेश हो रहे थे शायद जी। अब बेल तो उनकी जनाब नहीं हो सकी, कबल जमानत, शामी साहब कबल गिरफ्तारी तो जमानत नहीं हो सकी। एक आदमी जो सिटिंग मिनिस्टर है और एक आदमी जो इलेक्टेड आदमी भी है मूसा गिलानी, और एक साबिक वजीर आजम का बेटा भी है, इन्होंने भागना कहाँ है और फिर इन्हें पकड़ आप कैसे रहे? नहीं, एक वादा माफ गवाही पे किस बात? अभी तो ये बात असल में आप पता नहीं ये उल्टे सीधे प्रोग्राम देखते रहते हैं टीवी के, उसमें हमारे कई बरखुरदार बैरिस्टर हैं, कोई दूसरे वकील हैं, कई मेरे जैसे तज्जिया नेकार हैं, उनको कानून का कुछ ऐसा ही पता है। भाई अभी ये बेल हो रही है, वादा माफ गवाह क्या है नहीं है, ये तो जब मुकदमे की समाअत होगी तो उस वक्त मामला होगा ना। अभी तो अदालत ने कहा है इल्जाम संगीन है और इनको शामिल तफ्तीश करना है अच्छी तरह से। ठीक है, तो जब शामिल तफ्तीश करना है तो फिर इनको कस्टडी में ले लेना चाहिए, तो तहवील में लेके फिर तफ्तीश हो। ऐसा नहीं है कि आज़ाद फिरते रहें और कैमरे टीवी के लेके पहुंच जाएं, 2-4 मिनट गुफ्तगू करें अपने तफ्तीशी अफसर से और कहें जी हम शामिल तफ्तीश हो गए। तो वो शामिल तफ्तीश होंगे। देखिए मुझे उनसे बड़ी हमदर्दी है। अली मूसा गिलानी तो बेचारे अभी अभी MNA बने हैं, बरखुरदार हैं, उनकी जवानी जो है उस पर मुझे जनाब बड़ी उसका ख्याल है। और मखदूम शहाबुद्दीन वो तो बेचारे जनाब देखिए उनकी शोहरत तो बड़े अच्छे लोगों में से थी, वज़ारत उज़्मा भी हत्ता के इस इल्ज़ाम के भेंट चढ़ गई। देखिए बाज़ औक़ात ये होता है कि बिला सोचे समझे फाइल पर दस्तखत कर दिए जाते हैं या कोई बात मान ली जाती है। बहरहाल जो भी है, जैसे हमारे ये वो थे क्या हामिद सईद काज़मी, जी हामिद सईद काज़मी साहब, अब उन्होंने भी वो शकील साहब जो थे उनको मुकर्रर कर दिया डायरेक्टर हज, और वो जो आगे चिट्ठी गई उनकी और वो मुकर्रर हो गया, अब उनका किया जरा सारा उनको भुगतना पड़ गया। तो ये होता ये है। अभी ये वादा माफ गवाही जो नहीं, वादा अभी असल तो बात ये है भाई अभी नहीं है, अभी मुकदमा नहीं चल रहा, अभी तफ्तीश हो रही है। मुकदमे का चालान पेश होगा, फिर पता चलेगा कि क्या वादा माफ गवाही थी। वादा माफ गवाह की बड़ी अहमियत है, आइसोलेशन में अहमियत नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब मौजूद हो फिर उसकी अहमियत होती है। जैसे भुट्टो साहब के केस में जो भुट्टो वादा साहब माफ का गवाही केस अब आपको कहाँ याद आ गया? एक बात करो, वहां पे भी वादा माफ गवाही था ना? इनसे निपट लेना। देखिए आप मुझे एक बात बताएं, वो एफेड्रीन जो थी वो
तकसीम हुई, कोटा तकसीम हुआ, बिलाशुबा हुआ 9,000 kg, एवरीबडी नोज इट, दिस इज ओपन, बिल्कुल हुआ, वो एक ममनुआ दवा थी, बिल्कुल थी, नशावर दवा थी, उसकी कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत है, बिल्कुल है, दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। उस पर इल्जाम लगा कि क्यों आई, तो फिर जब इल्जाम लगा तो जो साहब वजीर आजम थे उनको क्या करना चाहिए था? ऑफ कोर्स उन्हें ये चाहिए था कि इसकी तफ्तीश करवाते, उसकी तफ्तीश करवाते, जो जुम्मेदार थे उनको पकड़ते, हवाला पुलिस करते, ये जो जुम्मा साहब है डीजी, इनको पकड़ते, जो सेक्रेटरी हैं उनको पकड़ते, उन पे पर्चे कटवाते, उनको हवाला पुलिस करते। और कभी हमारा क्या ताल्लुक है इस बात से? ये जाने, इनका काम जाने। शम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, अच्छा। ब्रेक पर फिर बात हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। अभी हम आपके सवालात भी लेंगे, फेसबुक पे भी हैं और हमारा फ़ोन नंबर भी आपको मालूम है। लेकिन मैं शम साहब एक जहन में बात आई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा जी कि वादा माफ़ गवाही, वादा माफ़ गवाह पर सज़ा या भुट्टो साहब को मिली थी या मेरे बेटे को मिलेगी। देखिए, भुट्टो साहब के साथ तो किसी और दिन हम निपटेंगे, ठीक और है, उसकी तफसील बयान करेंगे। मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं कि ये जो फैसले होते हैं अदालतों के, लोग पढ़ते नहीं हैं। ये 15 सफ़े का फैसला है जो ख्वाजा साहब ने लिखा, जवाद ख्वाजा साहब ने और खिलजी साहब ने, वो नहीं पढ़ा किसी ने। तो 1000 सफ़े का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का भुट्टो केस में, वो कैसे पढ़ लेते? तो अगर ये फैसले पढ़ लिए जाएं तो बहुत से सवालात के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तफ्तीश को रोका है, उसमें रुकावटें डाली हैं, जिन पर इल्ज़ामात थे उनको प्रोटेक्शन दी है। अगर वो ऐसा ना करते और उन लोगों के खिलाफ खुद कार्रवाई कर लेते तो आज उनको ये दिन देखना ना पड़ता और उनका बेटा बाहर होता। उनका बेटा जो है वैसे ही फिरता जैसे आप फिर रहे हैं। लेकिन बात यह है, वो क्या शेर है, पुराना शेर है, लेकिन छुपे क्या करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीं का। ये जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और उनके साहबज़दगान के जो लैलो नहार हैं, जो अंबार दर अंबार हैं, वो क्या कहाँ से आए जनाब? पहले तो ना शुमार में ना कतार में। और ये गुर्बत कैसे दूर हुई है, ये सवाल पूछ रहे हैं लोग, उनको जवाब देने चाहिए। मैं तो समझता हूँ अगर आप उनके सिर्फ सूट जो हैं वही नीलाम कर दें तो मेरा ख्याल अच्छा खासा एक बस्ती जो है सैलाब ज़दगान की, उसकी इमदाद हो जाए। वैसे ये एक और साहबजादे के बारे में भी बात की जाती है कि उसके भी अगर सूट वूट नीलाम करें तो यही कुछ होगा। वो कौन साहबजादे? सब सवालात हैं। आपने मुझे नहीं, आप मुझे, मैं तो किसी ऐसे साहबजादे को नहीं जानता जी। अगर आप जानते हो तो उनका नाम उनके घर पे जाके बता दें। चलो साहब, आज बहुत सारे सवालात हैं। हाँ जी। और मजमूई तौर पे जो कल के प्रोग्राम है उस पे आपसे इत्तफाक करने वालों की एक बहुत लंबी कतार है। मैं उनके नाम भी अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो वक्फा सवालात जो खत्म हो जाएगा। ताकि चलिए खैर। हाँ, लेकिन एक साहब हैं जो मेरे भी हमदर्द हैं। अच्छा, उन्होंने कहा है, उन्होंने आपसे कहा है कि शामी साहब मुझे आपसे बिल्कुल इत्तफाक है और आपने बिल्कुल ठीक किया है जो हबीब अकरम को आपने चुप करा दिया। तो हबीब अकरम को तो चुप कराना चाहिए ना। देखिए, आप तो एक अलामत के तौर पर चुप कराए जाते हैं ताकि जो लोग हैं इधर उधर गुफ्तगू करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि गुफ्तगू क्या होनी चाहिए और किन हदूद में होनी चाहिए। आप माशाल्लाह, आपको तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाना चाहिए कि आपकी वजह से बहुत से लोगों को राह हिदायत दिखाई जा रही है। शाह साहब, हनी बलोच साहिबा हैं, इन्होंने कहा है जी कि आप MKM को कह रहे हैं कि अर्बन पावर, तो सिंधियों के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, सिंधी हमारे भाई हैं, जिस तरह हम हैं उस तरह वो हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा है। अर्बन पावर से मुराद ये है कि शहरी इलाकों में उनका वोट बैंक बड़ा है और उनके पास नशस्तें जो हैं भारी तादाद आती है असेंबली में। आप भी देखें, कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबली में मौजूद है, सिंध की असेंबली में। तो सिंधी और सिंधियों का और MQM का क्या मुकाबला है? MQM वाले भी सिंधी हैं भाई। कोई 50 साल पहले आ गया, कोई 60 साल पहले आ गया, कोई 100 साल पहले आ गया। कोई GM सैयद साहब तो खुद सैयद थे, देखे ना। जरदारी साहब बलोच हैं। जरदारी साहब बलोच हैं,
और सिंध में तो कायदे आज़म ने खुद कहा था भाई आप में से बहुत कम, कोई यहाँ का असली बाशिंदा नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे होंगे, सब बाहर से आके आबाद हुए हैं। नबी बख्श साहब हैं कश्मीर से जी। अस्सलाम वालेकुम नबी बख्श साहब। वालेकुम सलाम मौलवी साहब। जनाब अली शुक्रिया, कल आपको शामी साहब ने चुप करा दिया, लगे से रहे थे कि ये मलिक इसाक साहब हो गए उनके वकील। सब सवाल ये है कि जो अभी आपने शेर पढ़ा शामी साहब, हाँ जी, ये अब आइंदा आने वाले कोर्टों में भी ये भी साबित होगा, ये मुसलत होगा। ये जो कल जज बैठे हैं जो जिनमें ख्वाजा शरीफ की रूह घुसी हुई है, नो डिफरेंस ओपिनियन है, ये क्या वजह है? देखिए बात यह है, ख्वाजा शरीफ साहब तो रिटायर हो गए, अगर GOR में घर ना लेके बैठते तब भी अच्छा होता। अब वो GOR में बैठे हुए हैं और पंजाब हुकूमत के साए में, जो कोई अच्छी बात नहीं है। जजों को खुदा खौफी करनी चाहिए उनको भी, और देखना चाहिए कि उनको भी लोग देख रहे हैं और खुदा भी देख रहा है। परवेज साहब हैं अटक से जी। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब अली। हाँ जी सर, मैं शामी साहब आज के जो मौजूद हैं आपके, जल्दी से बोले, दुनिया बड़ी तेज हो चुकी है। ये इमरान खान के मुतालिक जो बात है, जो नोटिस है, ये तो एक सियासी ड्रामा है कौन सा सियासी खेलते रहते हैं। इसके बाद आपने कौन सा नोटिस? मूसा गैलानी साहब के मुतालिक नहीं, कोई ड्रामा नहीं है। आप जरा तसल्ली रखें, आप देखें तो सही। अच्छा, वो तो जब आएगा इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। हुसैन साहब हैं मुल्तान से जी। अस्सलाम वालेकुम हुसैन। सर शामी साहब मुझे गुफ्तगू कर दिए। शामी साहब आप हमारा प्राइड है इसमें सियासत में, और आपके तब से अमूमन बेलाग होते हैं। गुजारिश ये है कि अभी मौजूद चल रहा है फैसल आदमी साहब का, उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये नहीं, फैसल आदमी साहब का जी उनका कोई मौजूद नहीं चल रहा आज भाई, हमारा उनका कोई मौजूद नहीं चल रहा। मैं शख्सी तौर पर मुझे उनसे बड़ा एक ताल्लुक है, मैं उनका एहतराम करता हूं, लेकिन जो तजावुज कर रहे हैं वो मैं उसकी निशानदेही करता रहता हूं। बाकी कोई मौजूद उनका नहीं चल रहा। इकबाल साहब हैं सियालकोट से। अल्लामा इकबाल नहीं, इकबाल अल्लामा इकबाल तो नहीं हो सकते ना जी। इकबाल साहब है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल बोल रहा हूँ सियालकोट से। शामी साहब, मैंने ये बात करनी है कि अमूमन हम टीवी के तबसरों में भी सियासतदानों पे तनकीद करते हैं और अवामी सतह पे भी ये काम बहुत होता है। लेकिन जो अजीब बात है वो तो ये है कि इन सियासतदानों को असम्बलियों में हम ही लाते हैं, तो जब तो हम ही नहीं ठीक होंगे, ठीक बंदे असम्बली में किस तरह पहुंचेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें वोट देते वक्त सोचना चाहिए कि सही आदमियों को वोट दें, और जो तनकीद करते हैं वो तो उनको दुरुस्त करने के लिए करते हैं, तो तनकीद करते वक्त भी जरा थोड़ा सा उनका लिहाज करना चाहिए और उन्हें काम करने का मौका भी देना चाहिए। शाम साहब, फेसबुक पे ये सर्विंग इस्लाम के नाम से कोई साहब हैं, इन्होंने पोस्ट किया है इस्लाम जी, इन्होंने पोस्ट किया है। इन्होंने कहा ये तो कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप की चीज़ है। इन्होंने कहा है कि असल हमारे मसाइल की जड़ जो है ये हमारा इंतखाबी निज़ाम है, इसको दुरुस्त होना चाहिए। इंतखाबी निज़ाम तो अब जब दुरुस्त होगा तो होगा, अभी तो दस्तूर के ताबे जो निज़ाम है वही चलेगा हमारे यहाँ। कैसर साहब है तरबेला से जी। अस्सलाम वालेकुम कैसर। वालेकुम सलाम जी। शामी साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है, दुआ है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शामी साहब, मैंने कुछ अर्सा पहले रमजान में आपसे एक सवाल किया था, बात ज्यादा मैं रमजान में यहाँ नहीं था, आपने पता नहीं किससे सवाल किया है। रमजान में हमारा प्रोग्राम बंद था, रमजान से शायद पहले। हाँ जी। कि कायदे आजम जैसा लीडर हमें मिल सकता है कि नहीं? कायदे आजम मैंने उस वक्त भी आपको कहा था, रोज रोज पैदा नहीं होते, कायदे आजम सदियों में पैदा होते हैं, इसलिए उनके नक्शे कदम पर हमें चलना है और उन जैसा बनने की कोशिश करनी है। उन जैसा बनना हमारे बस में नहीं है। ये गांधी जी, ये चेयरमैन मो तुंग, ये आयतुल्ला खमीनी, ये सदियों में पैदा होने वाले लोग हैं। शाम साहब, ये याल साहब हैं, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि अभी आपने जो कहा था, क्या है, ये कौन है? ये यावल अच्छा साहब, ये कोई बलूचिस्तान से जी, बलूचिस्तान से। हाँ जी। तो इन्होंने कहा है जी कि अगर गिलानी साहब तफ्तीश करते, ये आपसे मंसूब करके कह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि गिलानी साहब तफ्तीश करते तो उनका बेटा बाहर होता, कैसे? नहीं, गिलानी साहब अगर इतने बेगुनाह हैं, अपने दौरे हुकूमत में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते जो एफेड्रीन के धंधे में मुलव्वस थे, तो फिर वो कहते कि जनाब मेरा तो कसूर नहीं, मैंने तो कार्रवाई की उन लोगों के खिलाफ। ट्रांसपेरेंट तफ्तीश होती। फिर वादा मुआफ गवाह को कोई ना सुनता ना मानता, क्योंकि जो हुक्म तो उन्होंने जारी किया है, डीजी ने। और मैं देखिए अभी भी मैं गिलानी साहब के बेटे अली मूसा पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा। ये मुकदमा जब फैसला होगा
उस वक्त बात होगी। वो मेरे भी बरखुरदार हैं, मैं कोई, मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे और उनकी बात दुरुस्त साबित हो। अभी तो मुकदमा चल रहा है। शामी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है और कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और कल आपके मज़ीद सवालात फेसबुक पे बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहे हैं और वो आपकी गुफ्तगू से जो सवालात निकल रहे हैं वो भी डाल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम ये सवालात भी लेंगे और कॉलर से भी हमें माजरत करनी पड़ रही है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।